हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे आपको मैथ्स एंड साइंस का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब ये एक्सरसाइज अगर आप डायरेक्ट देखने आए हो तो बच्चों आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। हर एक चैप्टर का बच्चों मैंने बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है, थिंक डिस्कस एंड राइट, जो आपको एनसीईआरटी में दिया रहता है, एग्जांपल्स आपके या ट्राई दीज के प्रॉब्लम। वहां पर देखिए एनसीईआरटी पहले टॉपिक्स को पढ़ा के लेके आता है, तो पहले मैंने टॉपिक को बच्चों पढ़ाया हुआ है। वो टॉपिक्स अगर आप देख लेंगे ना तो आपको एक्सरसाइज खुद से खुद बन जाएगी। बट फिर भी मैं सारी चीजें यहाँ पर एक बार आपको फिर से बताऊंगा, हर क्वेश्चन में बताता चलूंगा, लेकिन बेहतर होगा इसके पहले के वीडियोस देख लें। कहाँ मिलेंगे सर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए पार्ट 1 से देख लीजिए। या आप एक काम कर सकते हो बच्चों, हमारे चैनल पे नीचे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको पार्ट 1 से मिलेगा और यहां से पढ़ के डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाएंगे और मैथ्स का जो डर है वो आपसे दूर हो जाएगा। और अगर आपको मैथ्स और अच्छी तरीके से सीखनी है, परफॉर्म भविष्य में अच्छा करना है मैथमेटिक्स में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया है। रादर देन आप यूट्यूब पे जाते होगे तो बहुत सारे चैनल्स पे आप देखते हो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाते हैं, तो वो फंडा नहीं है अपना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर फिर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों एक्सरसाइज 13.1 में कह रहा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन के पास कार पार्किंग के ये चार्जेस हैं। अगर 4 आवर्स के लिए आप अपनी कार पार्क करोगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो हम गए रेलवे स्टेशन, ठीक है। जनरली हम क्या सोचते हैं, हम तो यही सोचते हैं ना, जितने ज्यादा घंटे के लिए हम पार्क करेंगे उतना ज्यादा हमको रुपया देना पड़ेगा, है ना। उतना ज्यादा हमें कॉस्ट देना पड़ेगा वहां पर। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन क्या नंबर ऑफ आवर्स बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके साथ? यानी कि जितने गुना नंबर ऑफ आवर्स बढ़ता है, क्या उतने ही गुना अमाउंट बढ़ जाता है? क्या ऐसा होता है? जरूरी नहीं है कि ऐसा होता हो। उसका बेस्ट एग्जांपल ये आपके सामने हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आवर्स बढ़ रहे हैं बच्चों, तो रुपीस भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। 8 आवर्स कर दिया तो 100 रुपीज हो गया, 12 आवर्स कर दिया तो 140 हो गया, 24 आवर्स कर दिया तो 180 रुपीज हो गया। लेकिन हमको ये बताना है कि ये जो बच्चों नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है, ये कॉस्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। पढ़ लीजिए, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द पार्किंग टाइम। ठीक है, तो जो कॉस्ट है वो टाइम के साथ, हालांकि इसकी बात इसके साथ कर रहा है, कोई बात नहीं, आप इसकी बात इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चेक वेदर द चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो ये जो चार्जेस हैं ये इस टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अब हमने आपको बताया था बच्चों, टू क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होंगी? जब अगर टू क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होती हैं? एक्स इज प्रोपोर्शनेट टू वाई। आप कब बोलते हो, याद है? ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ कांस्टेंट लेके आते थे के, तो के इंटू वाई होता था, वाई जाके इधर डिवाइड लगा देगा, सो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि एक्स और वाई का रेशियो अगर आप निकाल रहे हो और वो हमेशा एक कांस्टेंट यानी कि फिक्स नंबर आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स और वाई आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो ये थोड़ा सा आपका रिवीजन रहा। अब हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए जरा। चलिए एक टेबल बना लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक टेबल बना ली। कितने डेटा है? 1 2 3 4 डेटा है, तो 1 2 3 और 4। ओके, नाउ अब ध्यान दो बच्चों। चलो, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने बच्चों यहाँ पर वो कहना है कि चार्जेस जो है वो प्रोपोर्शनल है टाइमिंग के, तो हम यहाँ चार्ज लिखेंगे। पहले हम चार्ज लिखेंगे क्योंकि चार्ज को हमको चेक करना है कि टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है कि नहीं। चार्जेस किस में लिखा हमने? इन रुपीज में, है ना। यूनिट लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, ओके, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन आर एस, आर एस मीन्स रुपीज, ओके, या ऐसे लिख दो इन रुपीज, ठीक। अब समझो, नेक्स्ट है यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? टाइम, टाइम इन आर्स, टाइम इन आर्स। टाइम को आर्स घंटों में दिया हुआ है ना, टाइम्स को, ठीक। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से बच्चे चेक करेंगे। देखिए चार्जेस को हम दिखाएंगे वेरिएबल एक्स से और टाइम को हम दिखाएंगे वेरिएबल वाई से, सही है। अब चलो इस टेबल को फिल करो बच्चों, ध्यान दो। चार्ज, यहां से आप देखना ये वाला कॉलम किसका है? चार्ज का, ठीक। और ये वाला कॉलम किसका है? टाइम का या आवर्स का आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो देखिए, चार्ज जब 60 रुपीज है तो टाइम कितना है? 4। तो चार्ज के सामने हम क्या लिखेंगे? 60, और टाइम के सामने हम क्या लिखेंगे? 4। समझ गए ना? 60 के साथ 4, 100 के साथ 8। तो चार्ज कितना है? 100 जब चार्ज होता है तो कितनी देर के लिए खड़ी करते हैं हम कार? 8। यानी कि 8 आवर्स का चार्ज कितना है? 100, आप ऐसे बोल सकते हो। फिर 12 आवर्स का चार्ज 140 है। 12 आवर्स, यहाँ टाइम लिखना और यहाँ कॉस्ट लिखना है। 12 आवर्स का कॉस्ट कितना है? 140, ठीक। अब
24 आवर्स का कॉस्ट, 24 आवर्स का कॉस्ट कितना है 180। अब सुनो मेरी बात बच्चों ध्यान से, देखो अगर आप चाहते हैं ना तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि टाइम को एक्स से दिखा देते, चार्ज को वाई से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा टेंशन मत लो। जनरली हम क्या करते हैं, चार्ज को वो चेक करना चाहता है किसके साथ, पार्किंग टाइम के साथ, तो वो ये एक्चुअल में ये पूछना चाहता है, ध्यान से सुनो, वो ये पूछना चाहता है कि क्या चार्ज जो है, क्या जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो बच्चों ये एक्स की तरह बिहेव करेगा और ये वाई की तरह बिहेव करेगा, समझ गए। इसलिए हमने चार्ज को एक्स से दिखाया पहले लिख दिया है, और टाइम को हमने वाई से दिखाया बाद में लिख दिया है, टेंशन मत लो। बस आप एक्स अपॉन वाई का रेशियो निकालो और चेक करो कि फिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था बच्चों, क्या ये होता है x1, ठीक, ये होता है y1, ठीक है, ये होता है आपका x2। सब कुछ भूल गए हो तो पहले के वीडियो देखिए, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए भाई, और मैं क्या करूं, है ना। x3 y3, ये क्या है x4 और ये क्या है y4, याद है। अब निकालते हैं हम यहां से बच्चों, क्या सबसे पहले हमने निकाला x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, अब देखो x1 कितना है, x1 है 60, ओके, और y1 कितना है बच्चों, y1 है आपका 4। सॉल्व करेंगे इसको तो 4 1 4 और 4 क्या आ रहा है 15 जा 60 होता है, अपॉन में 1 बचेगा, 15 अपॉन 1 यानी कि आ जाएगा 15। शायद आपके टीचर ने क्या कराया हो पता है, इसको ऊपर लिखा हो इसको नीचे, मतलब टाइम को ऊपर वाले रो में और चार्ज को नीचे, तो आपके टीचर का ऐसा आया होगा 4 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15 आया होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप टेंशन मत लो। इसका रेसिप्रोकल 15 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 15 आ जाएगा, बस और क्या, ठीक। चलो नेक्स्ट हम करेंगे x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू, x2 कितना है 100, ओके, और y2 कितना है बच्चों, y2 है 8। सॉल्व करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स 4 2 जा 8 होता है और 4 इंटू 25 है ना, सो कितना आ गया 25/2 आ गया। आपके टीचर का 2 अपॉन 25 आ रहा होगा, अगर उसने, आपके टीचर ने, उन्होंने अगर ये टाइम को ऊपर रखा होगा और चार्जेस को नीचे रखा होगा, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस एक क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो कर लो आप, ठीक। तो चलो x3 अपॉन y3 निकालते हैं अब हम, तो x3 अपॉन y3 बच्चों, x3 कितना है 140, सही है, और y3 कितना है यहाँ पर 12 है। अब सॉल्व करोगे इसको, ठीक, तो ये आपका जाएगा किससे 4 से, ठीक है ना। देखो 4 3 जा होता है 12, 4 3 जा 12, 2 जाएगा 4 5 जा, कितना आ गया 35 अपॉन 3 आ गया। क्या मैं सही हूँ, यस सर, चेक कर लेना, 4 3 जा 12, 2 4 5 20, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों, अब आप निकालोगे x4 अपॉन y4, है ना, तो x4 कितना है 180 है, सही है ना, और y4 कितना है बच्चों, चेक कर लेना, y4 कितना है 12 है, ओके। चलो अब देखो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और 0, ठीक, 2 1 जा 2 और 2 इंटू 15, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15:1। अब बच्चों देखो जरा 15:1, ये 15 का मतलब 15:1, ठीक। अब देखो x1 अपॉन y1 भी 15:1 आ रहा है, x4 अपॉन y4 भी आपका ये y4 है, ठीक, x4 अपॉन y4 भी आपका 15:1 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, बस स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला आपस में इक्वल है। सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे के सारे इक्वल आने चाहिए तब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, सिंस, बस सिंपल लिखेंगे, सिंस x अपॉन वाई इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज नॉट कॉन्स्टेंट। ये क्या बता रहे हो सर, सर ध्यान से चेक करिए सर, x1 अपॉन y1 क्लियरली आप देख सकते हो x1 अपॉन y1 इज नॉट इक्वल्स टू, इसको हम पढ़ते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, देख लो ना भाई, x1 अपॉन y1 15 अपॉन 1 आ रहा है, x2 अपॉन y2 कितना आ रहा है, फिर 25 अपॉन 2 आ रहा है, तो ये आपस में कहाँ इक्वल है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था अगर सारे के सारे इक्वल आ जाते हैं, यानी कि सबके सब इक्वल आने चाहिए थे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4। अगर सारे रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं ना, तब जाके हम बोलते हैं कि x अपॉन y क्या है, कांस्टेंट है। तो x अपॉन y कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। कभी तो x अपॉन y कितना होता है 15 अपॉन 1, कभी तो x अपॉन y कितना होता है 25 अपॉन 2, कभी तो x अपॉन y कितना होता है 35 अपॉन 3, और कभी तो x y। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पक्का कि ये देखो ना x1 y1 और x4 y4 दोनों ही 15 अपॉन 1 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नहीं भाई, सारे रेशियो इक्वल आने चाहिए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सिंस, बस ये सारे होते हैं ना तब होता है, ठीक है। तो ये हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, तो आपको एग्जाम में ये चीज लिखनी है, सिंस x अपॉन y इज नॉट कॉन्स्टेंट, ओके, इज नॉट कॉन्स्टेंट, हेंस 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 व्हाट, हेंस, अब ये चीज लिखोगे आप, हेंस द, ये लिखोगे आप, हेंस द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन, आर नॉट, ऐसे एग्जाम में लिखोगे हेंस, हेंस के बाद मैं स्टार लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, हेंस के बाद मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, आंसर यहाँ से लिखोगे, हेंस
द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई थिंक आपको आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। अब देखो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पिगमेंट्स क्या होंगे? पिगमेंट्स कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप उसकी टेंशन मत लो। पिगमेंट्स के बारे में आप डिटेल में आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्लास 11-12 में, तो आप उसकी टेंशन मत लो। रेड कलर का कोई केमिकल होता होगा, ऐसे आप समझो, ठीक। तो अगर हम जैसे समझो समझो बच्चों समझो, ठीक है, ये देखिए ये रेड कलर का केमिकल इसमें रखा हुआ है, ठीक। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना, समझो। सपोज इतने पोर्शन को हम 1 पार्ट बोलते हैं, तो 1 पार्ट रेड पिगमेंट अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? 8 पार्ट ऑफ बेस की। अब ये बेस क्या है? बेस भी कोई दूसरा केमिकल होता होगा, ठीक। दोनों को मिक्स करते हैं तब जाके पेंट बनता है, तो वो पेंट काम करता है, ठीक। और उस पेंट को बाद में मतलब वो सॉलिड फॉर्म में पहले बनता होगा, पाउडर फॉर्म में, फिर उसको लिक्विड में मिलाते होंगे। जैसा कि आगे क्वेश्चन में बोला है, लिक्विड भी कुछ ना कुछ इन्होंने लिया है। देखिए 75% लिक्विड का बेस लिया है, ठीक है। ज़्यादा आप टेंशन मत लो, ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आप ये देखो बच्चों, क्या कि आपको क्या देखना है, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को कितने पार्ट्स बेस की जरूरत होती है? 8। तो हमें ये बताना है कि अगर हम 4 पार्ट्स रेड पिगमेंट के अगर हम कितने पार्ट ले लें? 4, 1 2 3 4, तो आपको कितने पार्ट बेस लेना पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। 4 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको कितने पार्ट बेस लेना होगा, यहां पर फिल करना है। इसी तरीके से 7 पार्ट अगर हम रेड पिगमेंट ले लें तो हमको कितने पार्ट बेस लेना होगा? इसी तरीके से 12 पार्ट रेड पिगमेंट लेने पर हमको कितने पार्ट्स बेस लेना होगा? इसी तरीके से 20 के लिए निकालना है, ठीक है। और आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में भी, वो भी इसी से रिलेटेड है। कह रहे हैं इन द क्वेश्चन नंबर 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो ऑब्वियसली अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो यहां से, ये हो गया आपका x1, ठीक, और ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, है ना, और y2 आपको यहाँ से निकालना है, निकाल के यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो गया आपका x3, और ये हो गया आपका क्या, y3 निकाल के फिल करना है। ये हो गया आपका x4, और y4 निकाल के फिल करना है। ये हो गया आपका x5, और y5 निकाल के आपको क्या करना है? फिल करना है, ठीक। तो अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो बच्चों यहाँ पर x अपॉन वाई हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्या बात है सर? बात ये है सर कि x1 अपॉन y1, इसका मतलब x अपॉन y कांस्टेंट, इसका मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मतलब इनमें से आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हो। x1 अपॉन y1 को x2 अपॉन y2 को इक्वल कर दो, x2 अपॉन y2 को x3 अपॉन y3 के इक्वल कर दो, चाहो तो आप x1 अपॉन y1 को x4 अपॉन y4 के इक्वल कर दो, किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो, तो ये सारी बातें हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, क्योंकि y2 आपको निकालना है, ठीक है। x2 अपॉन y2, चलिए वैल्यू रखिए। x1 की जगह क्या रखोगे? 1, तो x1 की जगह आपने 1 रखा। y1 की जगह आप क्या रखोगे? 8, तो y1 की जगह आपने 8 रखा, इज इक्वल्स टू x2 आपका ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय y2, y2 की जगह आपने y2 रखा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, x2 की जगह आप क्या रखोगे? x2 की जगह आप 4 रखोगे, ठीक। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आता है करना। क्या करते हैं? 1 इंटू y2, ओके, याद है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इक्वल लगा देंगे, तो 1 इंटू y2 फिर इक्वल टू, और इसको इससे कर देंगे, यानी कि 8 इंटू 4। ये लीजिए, अब देखिए 1 इंटू y2 कितना होता है? y2 भाई 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 4 होता है ना, 1 इंटू 5 5 होता है ना, 1 इंटू 6 6 होता है ना। तो उसी तरीके से 1 इंटू y2 हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल्स टू, और 8 4 द 32, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि बच्चों अगर आप 4 पार्ट्स लोगे रेड पिगमेंट का, तो पार्ट ऑफ बेस कितना लेना पड़ेगा? 32। तो यहाँ फिल कर देते हैं। चलो आंसर मैं करता हूँ रेड कलर से, ये लो, ठीक, करेक्ट। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसी तरीके से हम, मैंने आपको बताया ना, आप किसी को किसी के भी इक्वल कर सकते हो। तो x1 चाहो तो आप x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3 कर लो, चाहो तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3 कर लो। तो मैं हमेशा x1 अपॉन y1 लेके चलूंगा, ठीक। आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो। तो x1 अपॉन y1
इज इक्वल्स टू, मैं कर रहा हूँ इस बार x3/y3, करेक्ट। अब देख लीजिए x1 कितना है 1, तो x1 की जगह आपने 1 रखा, y1 की जगह आपने क्या रखा 8 रखा, इज इक्वल्स टू x3 की जगह क्या रखोगे 7 और अपॉन में y3। ठीक, तो y3 ऐसे ही आपका रहेगा। नाउ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू y3 इज इक्वल्स टू बच्चों 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, करेक्ट। अब देखो 1 इंटू y3 कितना होता है, y3 इज इक्वल्स टू 7 8 जा या 8 7 जा कितना होता है 56। तो इस तरीके से बच्चों जब आप रेड पिगमेंट कितना लेंगे 7 पार्ट्स, तो बेस कितना लेना पड़ेगा आपको 56। ओके, तो यहाँ पे आएगा 56। ओके, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके फटाफट कर लिया। चलो, अब पता है मैं बार बार x1/y1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि x1 y1 छोटे छोटे नंबर है ना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। x1 1 है और y1 क्या है 8 है ना, तो ये छोटे छोटे नंबर है, इसलिए मैं x1/y1 से ही सबको इक्वेट करूंगा, ठीक है ना। नाउ अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसको इससे इक्वेट कर दूंगा, ठीक, यानी कि x1/y1 इज इक्वल टू x4/y4। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, तो यहाँ पर यही तो हो रहा है भाई। अगर आपने पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट बढ़ा दिए हैं तो उसके लिए पार्ट ऑफ बेस भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ढंग से पेंट बनेगा ना, ठीक है ना। पेंट जब बनाया जाता है तो सेम प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज को रख के बनाया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि x के बढ़ाने से y को भी बढ़ाना पड़ेगा, या y के बढ़ने के साथ साथ x भी बढ़ रहा है, यहाँ पर ऐसे सोच सकते हो आप, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो x1/y1 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे x4/y4। ओके, x4/y4, x1 कितना है, x1 है आपका 1, ओके, y1 कितना है आपका 8, ओके, इज इक्वल्स टू x4/y4। x4 कितना है बच्चों, अच्छा x4, ठीक 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 ठीक, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू में x5/y5 भी लिखेंगे, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है ना। चलो, तो x1/y1 x4/y4, x4 कितना है बच्चों 12, तो x4 की जगह आपने क्या रखा 12 अपॉन में y4, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू y4 इज इक्वल्स टू, भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इक्वल लगा के ये इससे होगा, यानी कि 8 इंटू क्या आ गया बच्चों 12, करेक्ट बच्चों। ओके, चलिए अब 1 इंटू y4 हो जाएगा, और 8 इंटू 12 8 जा कितना हो जाएगा आपका 96। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना y4 कितना आ गया 96 पार्ट्स। ओके, यानी कि जब आप रेड पिगमेंट लोगे कितना 12 पार्ट्स, तो आपको पार्ट ऑफ बेस कितना लेना पड़ेगा 96। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक। तो फाइनल स्टेप है आपका, यहां से आप क्या करोगे बच्चों, आप x1/y1 को इक्वेट करोगे किसके साथ x5/y5 के साथ। ओके, चलिए तो यहां से हो जाएगा x1/y1 इज इक्वल्स टू बच्चों x5/y5। चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ x1 की जगह कितना रखोगे 1, ओके, अपॉन में y1 कितना रखोगे आप 8 इज इक्वल्स टू x5/y5। x5 कितना है 20 है, और y5 कितना है, y5 को हम y5 ही रहने देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इंटू y5 है ना, 1 इंटू y5 इज इक्वल्स टू बच्चों 8 इंटू 20, सो 8 इंटू 20, करेक्ट। नाउ 1 इंटू y5 कितना हो जाएगा, 1 को y5 से मल्टीप्लाई करोगे y5 ही आ जाएगा, तो y5 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, अब ये y5 क्या है, नाम है भाई, क्वांटिटी का नाम, जैसे आपका रोल नंबर 5 है वैसे इसका नाम y5 है, क्या दिक्कत है, ठीक। 8 इंटू 2, 8 2 होता है कितना 16, और ये वाला 0 यानी कि 160। तो बच्चों जब आप रेड पिगमेंट कितना लेके आओगे 20 पार्ट्स, तो पार्ट ऑफ बेस कितना लग जाएगा 160। ओके, करेक्ट। चलो ये हो गया, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर आप आओगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, देन हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। मतलब समझो, एक और टेबल बना लो आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक और टेबल बना लो, और ये जो टेबल होगी ये आपकी होगी किसकी, देखिए इस टेबल में आप लिखोगे
पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, यहाँ आप फिर से वही लिखोगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट की बात कर रहा है ना, यस, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, फिर से पार्ट ऑफ रेड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ समझ जाना, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है बेस को इस बार वॉल्यूम ऑफ बेस, है ना, मिलीलीटर, मिलीलीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बेस को लिखेंगे, ठीक, और यूनिट लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ बेस को ml, ml का मतलब मिलीलीटर में लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों ध्यान से चेक करना, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यानी कि रेड पिगमेंट कितना लिया उसने, 1 पार्ट, तो उसको कितना वॉल्यूम चाहिए बेस का, 75 ml, समझ रहे हो ना क्या, ये 1 पार्ट लिया उसने रेड पिगमेंट का और इसको उठा के 75 मिलीलीटर में मिला देगा, यहाँ 75 मिलीलीटर कोई सॉल्यूशन रखा होगा या कोई लिक्विड रखा होगा, उसमें उठा के मिला देगा, उसका पेंट बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे समझो, ठीक। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर 1 है तो वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है, 75 मिलीलीटर। इसी तरीके से हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स, ठीक है, तो रेड पिगमेंट का कितना पार्ट आप मिक्स करोगे किसके साथ, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है बेस का कितना, 1800 मिलीलीटर, समझ रहे हो ना। फिर से सुनो, रेड पिगमेंट का अगर 1 पार्ट हम 75 ml वॉल्यूम, 75 ml ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बेस के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि रेड पिगमेंट का 1 पार्ट अगर हम रेड पिगमेंट के 1 पार्ट के साथ अगर हम बेस का वॉल्यूम कितना लेते हैं, 75 मिलीलीटर, तो ये बताओ कि अगर हम बेस का वॉल्यूम कितना ले लें, 1800 मिलीलीटर, तो बताओ रेड पार्ट हमें कितना मिलाना पड़ेगा, रेड पार्ट पिगमेंट हमें कितना पार्ट मिलाना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया भाई सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप रेड पिगमेंट लोगे उतना ज़्यादा आपको बेस का वॉल्यूम लेना होगा, ठीक। तो रेड पिगमेंट को हम दिखाएंगे वेरिएबल x से और वॉल्यूम को हम दिखाएंगे वेरिएबल y से, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्या, x1, ये हो जाएगा आपका क्या, x2, नहीं x2 नहीं y2, ओके, y2 नहीं y1, ये x1 और ये हो गया आपका y1, और ये देखिए ये x2 आपको निकालना है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, ओके। चलो और ये है आपका y2, चलिए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ओके। तो x1 अपॉन y1, x1 कितना है 1, ओके। तो x1 है यहाँ पर 1, 1 का कोई यूनिट नहीं है, 1 तो नंबर ऑफ पार्ट्स है ना, 1 का कोई यूनिट नहीं है, ठीक। और y1 कितना है, y1 75 ml है, ठीक, 75 ml, यूनिट लिख दे रहा हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इज इक्वल्स टू x2, x2 कितना है बच्चों आपके पास, x2 तो x2 ही है, अपॉन में y2 कितना है 1800 क्या मिलीलीटर, 1800 मिलीलीटर। दिखाना मैं ये चाहता हूँ कि ml से ml कट जाएगा, x2 का कोई यूनिट नहीं आएगा, x2 एक नंबर होगा, क्योंकि x2 क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, नंबर तो नंबर होता है। फिर भी अगर आपको यूनिट्स नहीं दिखाने हैं तो आप मत दिखाओ, ये सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हैं आपको, अगर आपने हमारे वीडियोस स्टार्टिंग से देखे होंगे तो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 इंटू x2, ओके, तो 75 इंटू x2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1800, 1 इंटू 1800, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, 75 x2 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 75 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, x2 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स देखो 1 इंटू 1800 तो 1800 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 75, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, 5 से जाएगा, तो ध्यान से चेक करो, 5 से, देखो एक काम करते हैं ना, डिवाइड करना ही पड़ेगा, आप ऐसे कर लो, 1800 को क्या लिखो, 18 इंटू 100 लिख सकते हो, 1800 को 18 इंटू 100 लिख सकते हो, यस सर लिख तो सकते हैं, और अपॉन में, अरे भाई 18 इंटू 100 1800, तो 1800 को 18 इंटू 100 कर लिया, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 25 3 जा कितना होता है 75, और 25 4 जा कितना होता है 100, सही है। अब 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक। अब 6 इंटू 4 24, ये लीजिए, यानी कि बच्चों मैं येलो कलर से यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ, समझिएगा जरा, 24 पार्ट्स रेड पिगमेंट हमको 1800 ml के साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसने हमसे सवाल क्या किया था, ऊपर वाली टेबल तो हमने फिल कर दी, और नीचे हमसे सवाल क्या किया था, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, आंसर ऐसे लिखेंगे, कैसे, 25 पार्ट, 25 पार्ट ऑफ, ये आंसर लिख रहा हूं, 25 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, करेक्ट बच्चों। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके। कह रहा अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, अब
कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है भाई, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक बनाती है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या चल रहा है बच्चों, देखो 840, आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा, कहीं पे देखा होगा भाई आपने, ठीक है, मशीन फटाफट फटाफट बॉटल्स को भर देती है। तो 6 घंटे में देखिए 6 आवर्स लिखा हुआ है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 6 आवर्स में कितनी बॉटल्स भर जाती हैं, 840। अब देखो मशीन का जो काम करने का रेट है वो तो भाई, वो ऐसा थोड़ी ना कि मशीन सुबह कम काम करेगी शाम को ज़्यादा काम करेगी, मशीन तो एक फिक्स रेट से काम करेगी, ठीक है, क्योंकि मशीन इंसान तो है नहीं, मशीन का जो काम है वो करेगी, है ना, तो मशीन 6 घंटे में जो है 840 बॉटल्स को फिल कर देती है, ठीक। तो हाउ मेनी बॉटल्स विल वी फिल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में वो कितनी बॉटल फिल करेगी, आप चाहो तो उसको यूनिटरी मेथड से कर लो, चाहो तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन से कर लो, तो डायरेक्ट वेरिएशन वाला चैप्टर चल रहा है तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन से करेंगे। देखो बच्चों सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स होंगे, मशीन को जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स चलाओगे उतने ज़्यादा बॉटल्स भरेंगी, और मशीन के नंबर ऑफ आवर्स कम कर दोगे तो बॉटल्स कम हो जाएंगी। यानी कि बच्चों यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई बढ़ रहा है, ठीक है, या एक्स के घटने के साथ साथ वाई घट रहा है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो एक टेबल बना लो सबसे पहले, है ना, और इस टेबल में करना कुछ है नहीं, ये देखिए, ये आपने यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, और यहाँ आपने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर आपने लिखा सपोज नंबर ऑफ आवर्स, ठीक, ओके, या आपने लिखा नंबर ऑफ बॉटल्स, एन ओ का मतलब नंबर, एन ओ डॉट का मतलब नंबर, नंबर ऑफ बॉटल्स लिख दी आपने यहाँ पर, और नंबर ऑफ बॉटल्स को वेरिएबल एक्स से दिखाया, और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स, एन ओ का मतलब नंबर, समझ जाना, नंबर ऑफ आवर्स को आपने दिखाया वेरिएबल वाई से, ठीक है ना। अब देख लीजिए और टेबल को बच्चों फिल कर लीजिए, ओके। क्या कह रहा है, 840 बॉटल्स, तो जब 840 बॉटल यानी कि नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है 800, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है, जब 840 है, कितनी है 840 नंबर ऑफ बॉटल्स हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ आवर्स कितने लगते हैं 6। अब 6 इंग्लिश में लिखा है, आप नंबर से भी तो 6 को दिखा सकते हो, 840 बॉटल भरने में कितने आवर्स लगते हैं 6 आवर्स, तो नंबर ऑफ आवर्स 6 है। तो हाउ मनी बॉटल्स यानी कि कितनी बॉटल भर जाएंगी कितने टाइम में, इन 5 आवर्स, यानी कि हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 आवर्स में कितनी बॉटल भर जाएंगी आपको बताना है, बच्चों वाला खेल है बच्चों। ये देखिए ये x1 हो गया, और ये हो गया आपका y1, और x2 आपको निकालना है, और ये हो गया आपका y2, ये लीजिए, ठीक। बस अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है x और y, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल्स और नंबर ऑफ आवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ऑब्वियसली ये सीधी साफ बात है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स मशीन को चलाओगे उतनी ज़्यादा बॉटल्स भर जाएंगी। यानी कि हम लगाएंगे यहाँ x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, यहाँ x2 अपॉन y2, चलिए रख दीजिए, x1 कितना है 840, तो x1 की जगह हम रखेंगे 840 और डिवाइडेड बाय y1, y1 कितना बच्चों 6 है, तो y1 की जगह हमने क्या रखा 6 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x2 को x2 ही रहने दो, x2 तो आपको निकालना है, अपॉन में y2, y2 कितना है आपका 5 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सॉल्व करेंगे, आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना 6 इंटू x2, ओके, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 इंटू x2, फिर इक्वल टू लगा दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 इंटू 840। अब बच्चों ध्यान दें 6 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 840, ओके, और डिवाइडेड बाय ये 6 आके इधर डिवाइड कर देगा, बस अब करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए 6 1 जा 6 होता है ना, 6 1 जा 6, 2 जाएगा इसके पास तो 24, ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 1 जा 6, 2 जाएगा 6 4 जा 24, करेक्ट, ओके करेक्ट, और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से आ गया क्या आपके पास 5 इंटू 140 और डिवाइडेड बाय 1, तो नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, अब 14 इंटू 5 कितना होता है 70, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा 700 अपॉन 1, यानी कि बच्चों कितना आ गया x2 का वैल्यू 700 अपॉन 1, 700 होता है, यानी कि 700 क्या x2 क्या था बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स था, ठीक है बच्चों। तो आंसर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं येलो कलर से आंसर फिल कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ये देखिए, तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स भर जाएंगी 700, ओके 700। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी फिल्ड, सो हम लिखेंगे हाउ मेनी की जगह टोटल 700, यहाँ से आंसर करेंगे, ठीक, टोटल 700 बॉटल्स इट विल फिल इन 5 आवर्स, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व तो शायद कर लिया होगा, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि चल क्या रहा है, आंसर तो आपका आ गया होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। अब ये सब क्या चल रहा है रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ। देखो चल ये रहा है, जरा बच्चों समझो, एक बैक्टीरिया है कोई बेचारा होगा,
अब बैक्टीरिया बहुत छोटा है, समझिएगा जरा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं, बहुत ध्यान से करना बच्चों। ये बैक्टीरिया की असली लेंथ है। अरे छोटा सा बैक्टीरिया है बेचारा, आपको तो पता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत छोटा होता होगा। ये इस तरीके से, ठीक। अब ये बहुत छोटा हमने बैक्टीरिया बनाया। अब इसकी एक्चुअल लेंथ कुछ ना कुछ रही होगी, वो हमें नहीं पता। वो हमें इसकी एक्चुअल लेंथ अभी नहीं पता है इसकी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, पढ़ लीजिए। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक। रुक जाओ आराम से, ठीक। तो इसकी अभी हमें एक्चुअल लेंथ नहीं पता है। अब ध्यान से समझो। लेकिन बच्चों मैं आपको ये पूछना चाहता हूं क्या, अच्छा इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस बैक्टीरिया को एनलार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज कौन एनलार्ज करता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको एनलार्ज करके देखते हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 50,000 गुना एनलार्ज कर दें, चेक कर लो, 50,000 टाइम्स गुना इसकी इमेज को बढ़ा दें, तो ये बढ़ जाएगी ऐसे। तो पता है कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करती है? तब ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ ऑक्यूपाई करती है। समझो 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 समझो। ये क्या है? ये ओरिजिनल पिक्चर है, ये ओरिजिनल साइज है, आप बोल सकते हो। ये क्या है? ये ओरिजिनल साइज है बैक्टीरिया। कितना है मुझे नहीं पता, कितना है मुझे नहीं पता। तो ओरिजिनल साइज जो भी है ये है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनना जरा बच्चों। अगर इस बैक्टीरिया को आप एनलार्ज करके देखोगे किसी मशीन से, मशीन का मतलब है किसी इक्विपमेंट से, चलो एनलार्ज करो, यहाँ पे कर दे एनलार्ज, बुरा तो नहीं मानोगे? चलो देखो एनलार्ज, ये ऐसे करो। अब एनलार्ज और करो, ठीक। समझना जरा, एक इमेज यहाँ पे भी रख दो। अब इसका काम है, इसको छोड़ो, आप इसको पहले देखो। आप अभी हमने क्या किया, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको लेके हम इसको एनलार्ज कर रहे हैं। ये इसको एनलार्ज कर दिया, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जब आप एनलार्ज कर रहे हो भाई, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कर रहे होगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप या कोई और आपके पास मशीन होगी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आते हैं मार्केट में, लैब में। ये देखिए आपने इसको एनलार्ज किया, मेरी बात ध्यान सुन लो बच्चों। कितना एनलार्ज किया? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हम यहां पर लिख रहे हैं, थोड़ा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमने क्या किया, यहां पर हम लिख रहे हैं इमेज एनलार्ज, इमेज या पिक्चर एनलार्ज, नंबर ऑफ टाइम्स पिक्चर एनलार्ज, नंबर ऑफ टाइम्स। समझना जरा बच्चों, ये देखो, नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ एनलार्ज्ड, फोटोग्राफ एनलार्ज। बच्चों ध्यान से चेक करना, यहां चले और यहां पे लिख दिया इसके नीचे कितना, 50,000, ठीक है। आपके सामने ही है भाई, ये इसका ओरिजिनल साइज था। इसको आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा तो 50,000 गुना बड़ी होगी इसकी इमेज। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। ये ओरिजिनल बैक्टीरिया है, ध्यान रखना इसको, सबसे छोटा जो दिख रहा है ओरिजिनल बैक्टीरिया, ठीक। तो सुनो, यहां पर ऊपर हमने क्या लिखा, ऊपर हमने लिखा क्या कि इसको कितनी लेंथ से दिखाया जाता है ना, अटेंशन लेंथ ऑफ। तो यहां पर हम दिखा रहे हैं लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान सुनो। यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को, ठीक। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ लो ध्यान से। क्या कि अगर आप इस बैक्टीरिया की इमेज को 50,000 गुना बढ़ा देते हैं, 50,000 टाइम्स अगर आप बढ़ा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे मैंने ये वाले रो में मैंने क्या दिखाया आपको, नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ एनलार्ज 50,000 गुना। तो वो फोटोग्राफ कितनी लेंथ लेती है, कितनी लेंथ में आती होगी वो? भाई कोई बेस होता होगा, उस पर देखते होंगे इस तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो बेस है उसकी लेंथ, वो मतलब ये जो बैक्टीरिया की इमेज है कितनी लेंथ ले लेता होगा, 5 सेंटीमीटर की, सही है। यानी कि ये पूरी जो लेंथ है, समझिएगा जरा, ये पूरी जो लेंथ है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर बैक्टीरिया की, सही है। अब सुनो, वापस आओ जरा यहाँ पर। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है, क्या एरो लगा के लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? ये इसकी क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल साइज है, ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा होगा, ओरिजिनल साइज। भाई एक बात बताओ जरा, सुनो, अगर आप ओरिजिनल साइज को देख रहे हो तो क्या उसकी लेंथ आपको पता है? नहीं पता है, ठीक। तो इसकी हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। शायद आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे होगे, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा चल क्या रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो ये ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक, ये ऐसे, और टेबल बना लो। याद आया कौन सा टेबल? डायरेक्ट वेरिएशन वाला। अभी बता रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ, ठीक। ये लो डायग्राम भी इस टेबल में आज आ गया, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक।
ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे, ठीक। अब टेबल आपको समझ में आएगी, समझो जरा बात को। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसका 50,000 गुना इमेज आप बढ़ा देते हो। अब ये ओरिजिनल साइज है, ये ओरिजिनल साइज, मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो ये तो डायग्राम है बीच में, ठीक है। अब सुनो एक बात बताओ भाई, कि अगर 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 बैक्टीरिया बेचारा ओरिजिनल साइज का है तो बताओ उसकी इमेज कितनी एनलार्ज हो गई होगी। ये सोचने वाली बात है, ठीक। बैक्टीरिया अगर ओरिजिनल साइज का है तो वो कितने गुना बढ़ गया होगा उसका लेंथ। अरे भाई 1 गुना भी नहीं, 1 गुना भी नहीं का मतलब 1 गुना, 2 गुना, क्या 2 गुना बढ़ गया होगा भाई। मेरे ये इसमें खड़ा हुआ हूं बेचारा, मैं बैक्टीरिया मान लो मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक। तो ये मेरा ओरिजिनल साइज है। अब आप भाई कोई बड़ी सी मशीन ले आओ जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है, उससे मुझे देखो, और मैं बहुत लंबा मान लो दिखाई पड़ रहा हूं, मेरी इमेज 50,000 गुना हो गई, ठीक। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल खड़ा हुआ हूं तो मैं कितना गुना हो गया भाई, मैं 1 गुना ही हूं, 1 टाइम ही हूं। यस, इस बात को आप फील करो। अभी आपने मेरे को ओरिजिनल देखा, किसी मशीन से आपने मेरे को नहीं देखा। तो अगर मैं आपसे सवाल कर लूं भाई, किसी मशीन से आप इस बैक्टीरिया को नहीं देख रहे हो, इसको आप ओरिजिनली ही देख रहे हो, तो नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ एनलार्ज कितनी हो जाएगी, 1 टाइम। एनलार्जमेंट होगा ही नहीं। जो चीज जैसी है वैसी ही है तो उसमें एनलार्जमेंट कितना होता है, 1 यूनिट का, मतलब जो जैसी है वैसी है, कोई एनलार्जमेंट नहीं है यहां, तो हम यहां लिखेंगे 1। समझ गए, नहीं समझे, समझो। ये ओरिजिनल था बेचारा, इसको आपने मशीन से खींचने का मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो ये इमेज हो गई इसकी 50,000 गुना बड़ा, ठीक। तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कितनी लेंथ में आता है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ में बैक्टीरिया का 50,000 गुना साइज आता है। तो ध्यान से सुनो, जो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया होगी कौन सी वाली, ओरिजिनल, ठीक है, जो कि आपको नहीं पता है यहां पर, ठीक है ना। तो उसका एनलार्जमेंट कितना होगा भाई, अगर बैक्टीरिया ओरिजिनल है बेचारा तो उसमें कोई एनलार्जमेंट ही नहीं होगा। जब किसी चीज में कोई एनलार्जमेंट नहीं होता है ना, जैसे कि बात समझो ना, ये एक बॉटल है मान लो, ठीक। अब मैंने कहा कि ये ओरिजिनल साइज का यही है, ये ओरिजिनल साइज यही है, ठीक। तो इसमें कितना गुना एनलार्जमेंट हुआ है, 1 गुना का, बस, कोई एनलार्जमेंट नहीं। हाँ, अगर आप इसको किसी मशीन से देखो बड़ा करके तो इसमें 2 गुना बढ़ सकता है, इसका में 3 गुना, 4 गुना, 50,000 गुना, 10,000 गुना, सही है ना। लेकिन जब कोई चीज ओरिजिनल होती है तो उसमें एनलार्जमेंट कितना होता है, 1 टाइम ओनली। मतलब कोई एनलार्जमेंट नहीं होता है तो उसको आप 1 टाइम, 1 से ही तो दिखाओगे ना। तो ये 2 गुना बढ़ा, ना तो 3 गुना बढ़ा, ना तो 4 गुना बढ़ा, तो भाई बेचारा 1 का 1 रहा, जितना है उतना ही रहेगा। तो उसको हम एनलार्जमेंट को हम 1 से दिखाएंगे, 1 यूनिट से। हमेशा याद रखिएगा, कॉपी में नोट लगा लीजिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, उसकी इमेज का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक, तो हम उसको किससे दिखाएंगे, एम से। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ ये 1 होता क्या है। सुनो भाई, मेरी बात सुन ही लो अब आप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। सुन लो ध्यान से, चलो बता ही देता हूं ताकि समझ में आ जाए। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है क्लास 10th में पढ़ोगे, लेकिन सुनो भाई क्योंकि क्वेश्चन समझाना है। मैग्निफिकेशन होता है बच्चों क्या, एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ। ये क्या बात हो गई, एच आई होता है क्या, साइज ऑफ इमेज, ठीक, और एच ओ होता है क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ समझ जाना। मैग्निफिकेशन को एम से दिखाते हैं, ठीक। तो एम बराबर क्या हो गया, एच आई बाई एच ओ। अब मान लो मैंने आपको एम कितना दे दिया, एम दे दिया 2। तो इस बात का क्या मतलब, मैंने कहा मैग्निफिकेशन 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उसका 2 टाइम्स हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट इतना था और अब वो 2 गुना लेंथ हो गई उसकी, ये मतलब होता है इसका। क्या बता रहे हो सर, एम की जगह 2 रखो, इज इक्वल्स टू एच आई, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो एम की वैल्यू मैंने आपको 2 दे दी, 2 इज इक्वल्स टू एच ओ अपॉन एच आई अपॉन एच ओ, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक, तो ये एच ओ आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 इंटू एच ओ इज इक्वल्स टू एच आई, यानी कि बच्चों एच आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 टाइम्स एच ओ, करेक्ट। यानी कि साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स है। ये मैग्निफिकेशन का मतलब होता है। अगर मैं मैग्निफिकेशन आपको दे देता 3 टाइम्स, मतलब 3 दे देता है एम का वैल्यू, तो समझ जाना कि जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। इतना तो पता होगा ना, माइक्रोस्कोप से इमेज को एनलार्ज करके देखते हैं, ठीक। तो इमेज को बढ़ा के आप देख रहे हो, ठीक है। तो इमेज होगी 2 टाइम्स। अगर मैं आपको मैग्निफिकेशन 3 दे देता तो ये इमेज इसकी 3 टाइम्स हो जाती है। अगर मैंने आपको मैग्निफिकेशन कितना दे दिया, 50,000,
तो ये 50,000 गुना बढ़ जाएगी। समझ गए? ध्यान सुनो। अगर मैं मैग्निफिकेशन 1 दे दूं आपको, समझ रहे हो भाई, फॉर्मूला क्या है, m बराबर HI/HO। अगर मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन कितना है, 1 है, ठीक, तो m की जगह अगर आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, HI/HO। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, HO इंटू 1 यानी कि 1 इंटू HO इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, HI। अब 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 इंटू HO, HO ही तो होता है, तो HO इज इक्वल्स टू HI। यानी कि बच्चों अगर मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब कि जो उसकी इमेज है और ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है, सेम है, ठीक। तो बस यही तो टेबल यहाँ दे के रखी है, ये मैग्निफिकेशन दे के रखा है 50,000 गुना, तो मतलब जो उसका ओरिजिनल साइज था उसका 50,000 गुना करके आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब वो ओरिजिनल है तो जो ओरिजिनल उसका साइज है यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही उसकी इमेज का साइज है, वही आप देख रहे हो जैसा वो ओरिजिनल, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना है, 1 है, ठीक है, समझ गए। तो ये है। अब सुनो, समझाने की पूरी कोशिश है, आखिरी बार फिर से बता रहा हूँ क्या, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को असली फॉर्म में देखा है, उसके एनलार्ज वगैरह नहीं किया, तो अगर हम आपसे तुरंत सवाल पूछ लें कि बताओ ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज हो गया, तो जवाब है 1 टाइम। उसको एनलार्ज करके देखा ही नहीं भाई, चुपचाप बेचारा जैसे था उतने ही साइज का आप उसको देख रहे हो, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज हो गया, 1, ठीक। ओके, इसको भी हम यूनिटरी मेथड से भी आपको करा देंगे, अगर आप कंफ्यूज हो, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो यहाँ आपको 1 फिल करना है। अब आप आ जाओ, ध्यान चेक करो बच्चों, जब इसकी इमेज को आपने 50,000 गुना करके देखा तो वो कितनी लेंथ में आता है, 5 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है कि जब ये ओरिजिनल साइज का रहा होगा तो बताओ इसका ओरिजिनल साइज सेंटीमीटर में कितना रहा होगा। मतलब लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को x से दिखाएंगे तो आपको क्या निकालना है, x1 निकालना है, ठीक। और ये क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, और ये क्या है आपका y1 है। अब हम लगा देंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया की ओरिजिनल लेंथ सेंटीमीटर में कितनी है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर। खुद दिमाग लगाओ ना, जब वो ओरिजिनली रखा हुआ है तो उस टाइम वो जितनी लेंथ ले रहा होगा सेंटीमीटर में वही तो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, ठीक। क्योंकि जब 50,000 गुना करके देख रहा है तो वो लेंथ कितनी ले रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो जब आपने उसको बढ़ाया ही नहीं, ओरिजिनल देख लिया, तो उस टाइम जितनी लेंथ आएगी सेंटीमीटर में वही तो बैक्टीरिया की ओरिजिनल लेंथ होगी। समझ रहे हो? तो लगा दो यहां पर, क्या लगाओगे अब, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, अभी यूनिटरी मेथड से भी करके दिखा देंगे, परेशान ना हो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ओके, चलो रखो फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू। अभी बीच में ना जगह छोड़ के रखी, क्यों, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछा उसने। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है, x1 आपको निकालना है। x1 क्या है, मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, शॉर्ट में लिख दिया BACT, बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर्स, ठीक। चलो, तो x1 आपको निकालना है अपॉन में y1। y1 कितना है बच्चों, 1 है, चेक कर लो y1 कितना है, 1, ठीक। तो y1 कितना है, 1 इज इक्वल्स टू x2। x2 कितना है, 5 सेंटीमीटर, और आंसर आपका x1 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये x2 का यूनिट 5 सेंटीमीटर है और y1 y2 का कोई भी यूनिट नहीं है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, 150,000, ठीक। आप दिखाना तो दिखा भी सकते हो, x2 कितना है, 5 सेंटीमीटर, और y2 आपका कितना है, 50,000। y2 कितना है, 50,000। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 इंटू 50,000, ठीक। तो कितना हो जाएगा भाई, इसको इससे करोगे ना तो 50,000 इंटू x1 यानी कि 50,000 इंटू x1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 5 सेंटीमीटर, सही है। यूनिट नहीं लिखना है, मत लिखो आप, ठीक है, पर आंसर सेंटीमीटर में आएगा, समझ जाना। यूनिट नहीं लिखना है, मत लिखो, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। चलो, अब x1 में 50,000 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक। तो x1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, 1 इंटू 5 तो 5 हो जाएगा, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और ये आएगा इधर नीचे, तो आएगा अपॉन में क्या, 50,000, ठीक। अब ध्यान दो, तो यहाँ से हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चे, 5 1 जा तो 5 होता है, और अपॉन में 5 1 जा तो 5, और ये सारे जीरो आ जाएंगे एक साथ, 1 2 3 4, तो 1 अपॉन कितना हो गया बताइए, 1 2 3 4, है ना। और सेंटीमीटर, अब आपने वाला चैप्टर पढ़ा है, कौन सा वाला, जिसमें हमने आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था, ठीक है ना, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, x1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10,000 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 0, 10 रेज़ टू द पावर 4। अब 10 रेज़ टू द पावर 4 ऊपर जाएगा, याद है ना, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, 10 रेज़ टू द पावर -4। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर्स। ओके, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ येलो कलर से
या यहाँ मैं ब्लू कलर से इसका आंसर फिल कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। ये देखिए, ठीक। सो 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर ये बैक्टीरिया का ओरिजिनल एक्चुअल साइज है। ओके, तो इन्होंने हमसे सवाल पूछा था क्या, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अभी आगे भी उसने सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा है, चलो पहले इसका सवाल ही कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम, कह रहा है अगर फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर दी जाए, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, 20,000 हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए पता है मैंने ये जगह छोड़ के रखी थी। ये बैक्टीरिया पकड़ा, इसको अगर 20,000 कर दें, ये रहा 20,000, 50,000 उससे बड़ा, तो ये 20,000 वाला साइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर बैक्टीरिया का साइज कितना कर दें, 20,000 टाइम्स कर दें, तो बताओ उसकी वो कितनी लेंथ लेगा, यही है। देन व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी, यानी कि ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया है ना, जो एनलार्ज लेंथ है उसकी। ठीक है, तो अब आप दिखा सकते हो कि ये y1 था y2, तो इसको y3 से दिखा दो और इसको x3 से दिखा दो, क्या दिक्कत। x3 आपको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 कर दीजिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एनलार्ज कर रहे हो, जितना ज़्यादा y आप बढ़ा रहे हो, उसी रेशियो में x भी बढ़ेगा, यानी कि बैक्टीरिया उतनी ही ज़्यादा सेंटीमीटर लेंथ में आएगा। ठीक, तो उसको पहले कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से करेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू, अब हम x3 अपॉन y3 कर रहे हैं। ठीक, तो x3 अपॉन y3, x1 कितना है बच्चों, x1 है 10 रेज टू द पावर -4, तो x1 की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रेज टू द पावर -4 अपॉन में y1 तो 1 है। ठीक, इज इक्वल्स टू x3 आपको निकालना है, और x3 फिर से सेंटीमीटर में आएगा, और y3 कितना है, 20,000 है, कितना है, 20,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो दिस इंटू दिस, सो 1 इंटू x3, तो 1 इंटू x3 इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू, ये देखिए 20,000 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, सही है। अब ध्यान दो, यहाँ से आएगा, देखो 1 इंटू x3, तो x3 हो जाएगा। ठीक, और मेरी बात ध्यान सुनना, 20,000 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10,000, क्या मैंने सही बोला, और इंटू में 10 रेज टू द पावर -4। अब बच्चों ध्यान दो ना भाई, 20,000 क्या लिखोगे, 2 इंटू 10,000, चेक कर लो, 2 इंटू 10,000 20,000 ही तो होता है। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, देखिए x3 इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान दें, ये 2 तो चलो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में बच्चों 10 कितना है, ये 10,000 है ना, 10,000 1,000 लिख दिया गलती से, एक और जीरो का, टोटल 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, इसको आप लिखोगे 10 रेज टू द पावर 4, और इंटू में क्या था, 10 रेज टू द पावर -4 था। ठीक, अब क्या होता है बताओ, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x3 इज इक्वल्स टू, ये 2 ऐसे ही रहेगा, और इंटू में 10 रेज टू द पावर, हाँ भाई ध्यान दें बच्चों, बेस से में इधर भी 10 है, इधर पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 में हम क्या ऐड करेंगे, -4। ठीक, तो यहाँ से जिन्होंने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उसमें ये पढ़ाया गया है। ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड, अब ये 4 और प्लस माइनस माइनस -4, और यहाँ से आ जाएगा x3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब ध्यान दे 4 - 4 0, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया तो भाई सुन लो, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो 10 की पावर 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, 1, अब 2 इंटू 1 आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आंसर कितना फिल करेंगे, x3 का 2 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आ गया आपके पास कितना, 2 सेंटीमीटर, करेक्ट है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसने हमसे पूछा था नेक्स्ट सवाल, तो उसका हम जवाब दे देते हैं। कह रहा है क्या, फोटोग्राफी इज एनलार्ज 20,000 टाइम ओनली, तो ये आंसर ऐसे करोगे आप, ऐसे, इफ द photograph is enlarged 20,000 time only, then what its enlarged length, then its enlarged length is 2 सेंटीमीटर। ये रहा आपका सेकंड आंसर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली इट्स एनलार्ज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ओके, एक मिनट देख लेता हूँ मेरी क्लास का एक नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया है, नहीं तो फिर मैं आपको ना इसको यूनिटरी मेथड से भी बताऊंगा। ठीक है ना, ओके चलो, अब देखो जो आप शुरू में कंफ्यूज थे, ठीक है, कि ये सब हमने क्या निकाला, x1 का वैल्यू कैसे निकाला, x1 का मतलब क्या है, y1 1 क्यों ले लिया, अगर आप इससे कंफ्यूज हो तो इसको मैं आपको यूनिटरी मेथड से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यूनिटरी मेथड से करके दिखाऊं, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
नोट कर लीजिए। अब ध्यान से चेक करो, देखो यूनिटरी मेथड से कैसे करोगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो सीधी साफ बात देखो कि 50,000 गुना अगर वो होता है तो साइज कितना होता है उसका, 5 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों समझो जरा कि 50,000 टाइम्स 50,000 टाइम्स enlarged image is shown by 5 सेंटीमीटर। समझो समझो समझो, 50,000 गुना बड़ी पिक्चर 5 सेंटीमीटर के द्वारा, लेंथ के द्वारा दिखाई जाती है। तो अगर हम इसको 1 कर दें, यानी कि 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज। अब 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज का मतलब वो ओरिजिनल साइज है उसका, 1 उसका। फिर से वही बात आती है कि 1 पे आप आ जाओगे, ठीक। तो अगर इस चीज को हम 1 कर दें तो 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज का साइज क्या होगा, 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज इज शोन बाय इज इक्वल्स टू 5 अपॉन, ये इधर आके डिवाइड लगा देगा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो और सुनो, 1 टाइम्स एनलार्ज इमेज ही क्या होगा, बैक्टीरिया का ओरिजिनल साइज। कोई चीज़ अगर 1 टाइम एनलार्ज होती है, जैसे मैं हूं तो मेरी इमेज 1 टाइम एनलार्ज है का मतलब मैं खुद ही हूं, यही जो लेंथ दिखाई पड़ रही है ये 1 टाइम एनलार्ज, ठीक है। 2 गुना का मतलब 2 गुना हो गई, 3 गुना का मतलब 3 गुना हो गई, 1 गुना का मतलब जो है वही है, तो उसका ओरिजिनल साइज है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे 5 से 5 कटेगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 10,000, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -4। तो ऐसे भी हम यूनिटरी मेथड से कर सकते थे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।